क्लास से घर तक का बेबी पवाना जो जानते होंगे पास में, सिंस वो दूर पड़ता था घर से, तो घर वालों ने ऐसे ट्रांसफ़र करा दी थी घर वाले। नाउ व्हेन आई केम हियर, मेरे को रियलाइज हुआ कि स्कूल बिल्डिंग वाज नॉट सो एट पार विद प्रीवियस पवाना वाली, ठीक है। तो शुरुआत में एडजस्टमेंट में मेरे को थोड़े इशूज़ हुए, बिकॉज वही होता है ना, छोटा बच्चा अगर आ रहा है, तुम्हें कोई बड़ी चीज़ मिली है एंड देन अचानक से तुम टिन शेप वाले स्कूल में पढ़ रहे हो, तो तुम उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। बट गुड थिंग वॉज यहाँ पर बच्चे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो आई वॉज एबल टू एडजस्ट विद इन 2-3 मंथ्स। यहाँ पर आके मेरे को रियलाइज हुआ कि हमेशा नोट्स बनाने से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ना हमारी एक मैम थी मीरा सिन्हा, हमें पढ़ाती थी मैथ्स। वो कहती थी कि तुम क्लास में ध्यान से अगर सुन रहे हो, लाइक जैसे हम मूवीज़ को देखते हैं, मूवीज़ में हम लोग पूरा फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम लोग मूवी देख रहे होते हैं और हमें एक एक लाइन याद हो जाती है उसके बाद। इसी तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई को लेके चले, सेम चीज़ मेरी मम्मी भी कहती है कि पढ़ाई को तुम एज अ मूवी देखो, टीचर जो बता रहा है उसको पूरे कंसंट्रेशन से सुनो, ये मत देखो तुम्हारा साइड वाला क्या कर रहा है या क्लास में कौन क्या बातें कर रहा है। अगर तुम ये चीज़ फॉलो करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें याद होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने फॉलो की थी एंड अप टू क्लास 8 आई कैन से हाँ मेरे को अच्छे से चीज़ें याद रहती थी, मेरे को घर पे जाके अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस पेपरों में क्या होता था कि जैसे पेपरों से 1-2 दिन पहले हमारा जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है उसकी किताब देखो, तुम पढ़ो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है तुम्हारे, वो तुम्हारी रिवाइज होते हैं एंड वो पेपर में लिखो, अच्छे मार्क्स आ गए तो बढ़िया, ठीक है। बट देन उसके बाद 9th क्लास में थोड़ा सा एकदम से ऐसे बच्चों को ना धक्का लगता है कि सिलेबस होता है तुम्हारा चेंज, तुम्हारे सब्जेक्ट्स भी ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 में ऐसे चेंज हो जाते हैं, एक सिंगल साइंस जो हम पहले पढ़ा करते थे। तो खैर उस टाइम पे थोड़ा सा फिर से मार्क्स डाउन हुए, फिर एडजस्ट किया, फिर सीखा। एंड 10th क्लास तक का बच्चे का ऐसे आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे फ्लो में चलना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है। 10th क्लास में और ठीक है हम लोगों की पढ़ाई होगी, हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे, केमिस्ट्री तक हम लोगों ने पढ़ा था, तब मैम नहीं आई थी, तो हमारा केमिस्ट्री उससे पहले ऐसे डाउन में जा रहा था। मैं क्या हुआ आपसे चलो ठीक है उसको समझा रहे, हमारी एक साधना मैम थी, साधना मैम बहुत अच्छे से वीडियो में पूरा पढ़ाती थी, हमारे जी के से अलग अलग, उनसे भी पहले हमारे एक और सर थे, तो एकदम पूरा ये वहाँ से प्रैक्टिकल देखिए कि बच्चों को कर दिया है, उसके बाद तुम बता रहे हो कि ये क्या था, इनर्शिया था या कौन सा लॉ तुम्हारा लग रहा है, तुम कोई चीज़ ऐसे डस्टर बोर्ड पे स्लाइड कर रहे हो तो तुम्हें बता रहे कि इससे क्या होता है, मतलब ऐसे कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो तुम्हारे पास ऐसे प्रैक्टिकल वो है इम्प्लीमेंटेशन क्लास में बता देंगे। तो इट वॉज अ नाइस टाइम फॉर अस। दैन उसके बाद 10th में हमारा जो 3 महीने का ब्रेक आया था, कर्णोत्सव पहले बार हुआ था, तो उसमें टीचर्स ने नया नया मतलब ऐसे ओवरव्यू दिया था कि हम 11th में आगे जाकर स्ट्रीम कैसे चूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा। तो जब साइंस के बारे में पता लगा कि आगे कैसे कैसे क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, उसके बारे में बताया। दैन कॉमर्स के बारे में बताया, इवन तो मेरे को कॉमर्स उतना पसंद नहीं आया। और दूसरा हमारे पास फिर उस टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ थी नहीं ऑप्शन में, तो उसकी तो क्लास नहीं हुई। बाकी फिर उसके बाद मैंने 11th में चूज़ करी अपनी साइंस मेरी थी मैथ्स, कंप्यूटर साइंस के साथ में और बायो। आई थॉट कि मैं बायो लूँगी, बट देन बिकॉज रियलाइज हुआ कि बायो और मैथ्स में साथ में मैनेज नहीं हो पाएगा, तो अपनी कैटेगरीज को देखते हुए मैंने कंप्यूटर साइंस के साथ में किया। एंड अगेन वापस से क्लास चेंज हुई, तो 11th क्लास में अगेन मार्क्स एकदम से ऐसे डिप गया था ना 90% से, तो मैं एकदम 70% की तरफ जा रही हूँ, तो ऐसे वो कॉन्फिडेंस एकदम ढीला हो सके, बट देन अगेन पूरी क्लास ही उतना फर्क पड़ा नहीं। फिर उसके बाद 12th में आए हम लोग, 12th में शुरुआत से हम लोग भी अपने 11th वाले फेस भी हो गए रहेगा, है ना। तुम लोग भी ऐसे समझ सकते हो कि कैसे क्लासेस चल रही है, टीचर्स अलग अलग असाइनमेंट मांगे जा रहे हैं, हर कोई टीचर अपना अपना सब्जेक्ट का पढ़ाए जा रहे हैं और टेस्ट होते रहते हैं तुम्हारे, तो डोंट फील प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम्हारा जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, टेक इट एज अ लेसन, मतलब एक इम्प्रूवमेंट का मौका देखो। कम मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, जहाँ पे गलती हुई है उसको ध्यान दो, उस पर तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी तुम्हारी जितनी गलतियाँ हो जाए ना वो कहीं पर ऐड नहीं होती, लेकिन जहाँ मेन बोर्ड एग्जाम की बात आती है वहाँ पर तुम्हें सही करना। अभी जितनी मिस्टेक्स हो रही है होने दो, चलता है कोई बात नहीं। तो फिर हमारे बोर्ड एग्जाम्स हुए, बोर्ड
गलती क्या रही, एक दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखी हूँ जिसमें एक बंदा एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ मैं पैनिक हो गया था, मेरे मार्क्स छूट गए, ये हो गया वो हो गया, क्वेश्चन छूट गए, मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। और नेक्स्ट डे भी मेरा पेपर था, एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, दैट वाज सो इजी, मतलब मैं पहले भी निकाल रहा था, साइन का कॉस का साइन करा है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा और ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स भी हमारा रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू आउट द लाइफ टाइम, कभी अप्लाई कर सकते हो किसी भी कॉलेज में जहाँ पर ऐसे वैकेंसी खाली रहे। बट इसमें साथ साथ ये चीज़ भी रहती है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग रहता है ऑब्वियसली, तो वो लोग पब्लिकेशंस भी देखते हैं आप कि आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे कोई पेपर्स पब्लिश किए हैं या नहीं, इस प्रोजेक्ट पे काम किया है या नहीं किया। आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं तो वो अपने अलग पेपर पब्लिश करते हैं, साइंस वाले हैं वो अपने अलग पेपर पब्लिश करते हैं, तो आपके पब्लिकेशंस जो होते रहते हैं उसके मार्क्स जुड़ते हैं। दूसरा आपका अकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है स्कूल टाइम से लेके आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उसके मार्क्स जुड़ते हैं आप, तो उनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। देन उसके बाद हमारा जो JRF है उसका टॉप 1% बच्चे रहते हैं, मतलब जितने बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं परसेंटाइल समझते हो ना, उसमें टॉप 1% वाले बच्चे रहेंगे। अब जिनका JRF निकल रहा है वो PhD के साथ साथ आप लोगों को कुछ पेमेंट जैसी मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, तो फेलोशिप में आपको कुछ अमाउंट मिलता है कि आप पढ़ भी रहे हो, अभी रिसर्च भी कर रहे हो, साथ में आपको 40 वो अपने साथ ले गए थे कि जिससे कि आगे वाले बच्चों को वो उसकी कॉपी देखकर अपने स्कूल के बच्चों को बताएं कि कॉपी कैसी बनानी चाहिए। तो मैंने कहा सर मुझे भी तो अच्छी कॉपीज रखनी है, तो मैंने आपके पास में तो 3-4 है अच्छी कॉपीज, ये सबसे बेस्ट है, इसको तो मैं लेके जाऊँगा। तो सर थे संजीव भूटानी है ना, और वो काफ़ी सीनियर थे, वो अरे मैंने उसका सुना था कि नोट बनाना अच्छा नहीं लगता था, जो ऐसे कह रहा है मुझे नहीं अच्छा लगता था, उसकी कॉपी दी बेस्ट हो रही है। साक्षी का भी मैं बता दूँ, हम जब मैं किसी उसमें गए थे, जैसे होती ना कॉम्प्रेस साइड में होता था, तो वहाँ पर स्टूडेंट को एस्कॉर्टिंग को लेके गए थे, नहीं मैम आई आप कितने क्लास से हो, मैंने कहा यस मैम मैं कितने क्लास से हूँ, तो उन्होंने कहा मैम मैं ना बच्चों को नेशनल स्पोर्ट्स के लिए लेके गई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैम आपके स्कूल में साक्षी है, मैंने कहा हाँ मैम है, क्या बच्ची है मैम, क्योंकि उसके लिए हमको एकदम टेंशन फ्री थे, एक टीचर से भी ज़्यादा पूरे के पूरा जो भी इनके नेशनल में जितने भी बच्चे गए थे, ये खुद भी तब एक नेशनल में गई थी, तो इसने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कंट्रोल किया जो लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब कि अपने से एज वाले और अपने से एज में बड़े भी हैं वो भी नेशनल में गए हुए थे, क्योंकि ये 10th में ही थी, 11th-12th वाले भी थे नेशनल में, इसने सबको इतने अच्छे से कंट्रोल कर रखा था कि टीचर्स टेंशन फ्री होके रह रहे थे, बहुत ही अच्छी इसकी लीडरशिप क्वालिटी है, एकदम अच्छी। तो उन्होंने मुझे, और मैं तब न्यू थी, मुझे इतना पता नहीं था कि साक्षी कौन है, फिर मैंने आके स्कूल में मुझे कौन है ये साक्षी, बड़ी तारीफ सुन के आई हूँ मैं इसकी, मुझे पता चला कि अच्छा ये है, तो हो ही जाएगा क्योंकि इतना अच्छा इनके अंदर टैलेंट है। तो इनका स्टार्टिंग फेज है ना, स्टार्टिंग फेज मतलब ट्रांजिएंट फेज है जिसमें तुम्हारे साथ है, तो इनसे तुम जितना भी ना अच्छी क्वालिटीज क्लास कर सकते हो ना करो। साक्षी मेरा नाम साक्षी है, मेरी स्कूलिंग यहीं थी, मैंने बचपन में यहीं एडमिशन किया था, तो मेरे को वो दिक्कत नहीं आई जो तनुजा को आई थी कि हाँ स्कूल बड़ा था, वैसे जो स्कूल था बहुत बढ़िया था, टीचर्स भी अच्छे थे, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, बच्चे काफ़ी अच्छे थे। प्राइवेट में मेरा मतलब पढ़ाई में तो इंटरेस्ट रहा नहीं है स्टार्टिंग से, पर हाँ ये था आज तक कभी कंपार्टमेंट भी नहीं आई है, तो स्पोर्ट्स मैंने 6th में स्टार्ट कर दिया था अपना खेलना, तो उस टाइम पे ये था सिर्फ खेलना खेलना है, पर तुम मत सोचना, क्योंकि अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि नई पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी साथ में। तो 6th में खेलना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम हम क्लस्टर होते थे उस टाइम पे वहाँ पे, तो हम बहुत बुरी तरह से हार के आए थे, तो हिट हुई वो बात की नहीं भाई बहुत बेइज्जती हो गई, आप उठा के इतनी दूर पटक गया मेरे, छोटे छोटे लोग थे, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर आया, तो नहीं सर वो हम जाएंगे, अंडर 14 की एज की हमें अंडर 19 में ले गए सर, कि आपको अंडर 19 की टीम डेट की बात की थी तो उसमें जाएंगे, और उस टाइम के बाद 7 से लेकर 10 तक, जैसे मैंने 10th में SSLC ले ली, तो 10 तक ऐसा कोई ईयर नहीं गया था जिसके हमारा मेडल नहीं आया हो, और मेरा आगे नेशनल या SDM में सिलेक्शन ना हुआ, तो उस टाइम हमने ये था कि हाँ खेलेंगे, और 11th-12th में मेरा यही था कि मैं यहाँ से करूँ, पर मेरे को अगर स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाना था तो यहाँ अटेंडेंस हमारी कंपलसरी थी, तो इसलिए मैंने भारत गवर्नमेंट स्कूल में ले लिया था। पर जो मेरी स्कूलिंग थी वैसे मेरे लिए बच्चों के लिए स्कूल होता 12th तक, मेरे लिए 10th तक ही था, क्योंकि 11th-12th मैंने कभी की नहीं, सिर्फ पेपर देने के लिए गए थे, और मैम के साथ गए थे, नहीं पर मैम हमें ले गए, मैम की क्लास के लिए नहीं होगी मैंने, पर फिर भी हाँ स्कूल में एक ही 2 टीचर थे जो
और एक प्राइमरी में मधुलिका मैम थी, बहुत बहुत रुक नहीं करता उनका, और दोनों से मैं आज तक टच में हूँ। और एक मैम थी दर्शना मैम, जिससे मेरी आज तक नहीं बनी क्योंकि वो खेल वाले बच्चों से चिट्ठी थी, मेरी चोटी पकड़ के खींच लेती थी। उस टाइम तो मेरे नंबर वाक निकाल। फिर मैंने कॉलेज में गए तो मेरे को हुआ कि नहीं यार, तो साथ साथ में पढ़ना भी था, क्योंकि मान लो कहीं इंजरी होगी तो आपका कोर्स कैरियर वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने एक ही प्लान बनाया था, प्लान ए मेरा सिर्फ ये है, मेरे को इसी में करना है। फिर मेरे को हुआ नहीं, मेरे को प्लान बी चाहिए था, तो मैंने डी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, BA किया वहाँ से। जब भी मैंने अपनी गेमिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने BPEd से की और मेरी MPEd भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है कि हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियाँ चल रही है, तो आप लोगों के एक मेन बात ये है बेटा, प्लान ए के साथ प्लान बी जरूर बना के रखना। अगर ए मान लो किसी कारण से नहीं होता तो क्या करोगे? कुछ बच्चे होते हैं तो सिर्फ UPSC की तैयारी करेंगे, IAS, IPS, IFS में जाएंगे, उससे नीचे सोचना ही नहीं है। पता चला नहीं हुआ, फिर एज निकल गई, बूढ़े हो गए, बस खत्म। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे CGL है, ग्रेड बी जॉब मिलती है आपको, ऑफिसर रैंक है। तो बेटा प्लान ए के साथ प्लान बी भी वही बात है, अगर चांद की सिफारिश रखोगे सितारे जरूर मिलेंगे, कुछ तो हाथ लगे। मैं अगर टीचर ही कह देते ना यहाँ बैठ जाओ, तो वहाँ बैठ जाते थे। तुम लोग क्या करते हो? मैम क्यों, मतलब मैं क्यों वर्ड लिया है, तुम हर चीज़ में रिप्लाई दे रही है। तो बेटा ये चीज़ छोड़ दो। कुछ बच्चों को कि अभी मैंने यहाँ ज्वाइन किया है स्कूल, और मेरी बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, कि ज़्यादा नहीं तो कुछ टाइम स्कूल को भी थोड़ी बहुत सेवा दे दो। कुछ बच्चे आते हैं टीचर से बात करते हैं, वो प्रिंसिपल भी कोई तो जेब में हटा के खड़े हो जाते हैं, कल उसमें ज़्यादा है नहीं। तो बेटा ये चीज़ें यहाँ तक जाएंगी, कॉलेज में समझेंगे, अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ में जाओ तो आगे चलेगी। और जो बच्चे सिर्फ जो अकेडमिक्स में है, वो कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दिया, अगर फिजिकल एक्टिविटी किया। अगर आप में से कोई IPS बन जाता है, ऐसे जाओगे, सब ऐसे रहते हो, फिर कोई नहीं कहेगा IPS है, इज्जत नहीं होगी तुम्हारी। तो किसी भी फील्ड में जाओगे, फिजिकली तो आपको रहना पड़ेगा। बाकी किसी बच्चे को क्वेश्चन है नहीं है?